नमस्कार, वीरवाड़ा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 22 जून को भूगोल का पेपर था। उस पेपर की समीक्षा करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आए। पेपर में जो 13 प्रश्न थे शुरू वाले 1 नंबर वाले, ठीक है, वो तथ्यात्मक प्रश्न आए थे। पेपर बीच में से नहीं बनाया गया था, जो पीछे के अन्य महत्वपूर्ण थे उनमें से ज्यादातर पेपर था। सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें मानव भूगोल वाले जो चैप्टर था, उसमें अपन ने जो वीडियो बनाई थी परीक्षा की तैयारी के, उसमें अपन ने बात की थी कि अपन को प्रत्येक देश के भूगोल वेताओं को ध्यान में रखना है। जर्मन भूगोल वेता कौन कौन से हैं, फ्रांसीसी भूगोल वेता कौन कौन से हैं, अमेरिकन भूगोल वेता कौन कौन से हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं, परिभाषा पूछने के अलावा भूगोल वेताओं के नाम पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न में अमेरिकन भूगोल वेताओं के नाम, अमेरिकन भूगोल वेताओं के नाम पूछे गए थे। 1 नंबर का प्रश्न था, और जो पहला प्रश्न होता है उसमें 2 भूगोल वेताओं के इन्होंने नाम पूछे हैं, 1/2 प्लस 1/2, 1 नंबर का ये प्रश्न था। तो अमेरिकन भूगोल वेताओं में सबसे पहले जो रेडजिल की शिष्या थी कुमारी सेमपुल, उसका नाम आता है। तो उसका नाम हो गया एलन सी सेमपुल, एलन सी सेमपुल। दूसरा उसमें नाम हो गया हंटिंगटन। तीसरा इसमें अपन नाम लिख सकते हैं बोमेन या बोमोन भी लिखा हो मिलेगा आपको कहीं जगह। उसके अलावा कार्ल सावर का नाम भी इसमें क्या होता है, जर्मन या अमेरिकन भूगोल वेताओं में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एलन सी सेमपुल का नाम लिखना अनिवार्य था, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट मानव भूगोल के अध्ययन में अपन पढ़ते हैं तो अमेरिकन भूगोल वेता जो रेडजिल की शिष्या थी एलन सी सेमपुल का नाम आता है। इसमें दूसरा प्रश्न क्रॉस क्या था। बुशमैन जनजाति का जब अपन वेशभूषा पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द है क्रॉस। क्रॉस क्या होता है, जैसे अपन मारवाड़ी में बीटा शब्द बोलते हैं। बीटा शब्द क्या होता है, उसमें कपड़े भी होते हैं और बिस्तर बंद भी होता है। उसको अपन कहीं पे जैसे रेस्ट करते हैं और करते हैं तो उसको खोल के उसके ऊपर आराम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का कपड़ा व बिस्तर बंद। इसमें जो बुशमैन महिलाएं होती है वो इसको पहनती है, और जो इसका जो पीछे का होता है, इसकी डिजाइन भी ऐसी होती है, जो पीछे होती है झोली टाइप, उसमें वो संग्रहित वस्तुओं और अपने छोटे उनके बालक बालिकाएं होती है उनको उसके अंदर डाल लेते हैं और आसानी से क्या करते हैं, जंगलों में विचरण कर सकते हैं। वो क्रॉस था, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, संग्रहित वस्तु और बच्चों को डाला जाता है, और ये वस्त्र या कपड़ा और बिस्तर बंद दोनों में काम में आता है। मारवाड़ी का एक शब्द है बीटा, बीटा शब्द से आप क्रॉस को आसानी से समझ सकते हो। तीसरा जो प्रश्न था वो पूछा गया था आप्रवास। हमने जब प्रवास के भेद पढ़े थे तो उसमें 2 भेद पढ़े थे, एक उत्प्रवास पढ़ा था और एक आप्रवास पढ़ा था। हमने उत्प्रवास जैसे एक उदाहरण दिया था कि औलाद अगर मान लो ऊत हो जाए तो ऊत का मतलब है बाहर निकालो, और अगर सही है तो आ का मतलब है आओ। तो आप्रवास का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का आगमन या आना। इसके कारण कई हो सकते हैं, रोजगार की तलाश में, उच्च जीवन स्तर के लिए, उच्च अच्छी शिक्षा के लिए, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जनसंख्या का आगमन, इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या होती है, उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तीसरा जो प्रश्न था वो आप्रवास के बारे में पूछा गया था। चौथा प्रश्न था वो था लिंगानुपात। आपको लिंगानुपात के बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी थी। विश्व में लिंगानुपात को 2 तरीके से देखा जाता है। भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, जबकि कई ऐसे देश हैं जिसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के आधार पर लिंगानुपात को देखा जाता है। तो भारत जैसे देशों में क्या होगा,
ऊपर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। और कई जो विश्व के देश हैं उसमें ऊपर, भारत में तो ऊपर स्त्रियों की संख्या आती है और उन देशों में क्या होता है, ऊपर क्या आता है, पुरुषों की संख्या बटा नीचे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 देखा जाता है। और इसमें आपको एग्जामिनर नंबर नहीं काटे, इसके लिए क्या करना था, विश्व का जो औसत लिंगानुपात है 47 का जिक्र करना था, भारत के लिंगानुपात को आपको बताना था। और विश्व में लगातार लिंगानुपात, कई विकसित देश है इनमें लिंगानुपात ज्यादा है और कई विकासशील देश है इनमें लिंगानुपात कम है। इस तरीके से आपको इस पेपर को सोल्व करना था। लेकिन एक नंबर का उसमें लिंगानुपात की दोनों तरह की परिभाषा है जिसमें विश्व स्तर पर इसको मापा जाता है। एक में पुरुषों को ऊपर सूत्र में रख के, एक में स्त्रियों को ऊपर सूत्र में रख के आप इसका कर सकते थे और एक छोटा सा उदाहरण आप इसमें दे सकते थे। उसके बाद में बस्ती किसे कहते हैं, बस्ती और अधिवास, बस्ती या अधिवास, ध्यान रखना बस्ती की परिभाषा पूछी है और अधिवास और बस्ती की परिभाषा क्या होती है, सेम होती है। इसकी परिभाषा अगर अपन लिखें तो इसकी परिभाषा होगी पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित या विकसित, मानव निर्मित विकसित आवासों के समूह को अधिवास या क्या कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है। ध्यान रखना पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और मानव द्वारा विकसित, विकसित का मतलब है जैसे मान एक मकान बनाया, उसकी दूसरी पीढ़ियां और आती गई, फिर उनकी पीढ़ी आती गई, धीरे धीरे वो क्या गांव का फिर नगर का समूह है बदलता जाएगा। तो जो समूह है आवासों का उसे क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। या अधिवास और बस्ती समानार्थी शब्द है, सेम शब्द है। तो अधिवास और बस्ती की परिभाषा क्या होगी, सेम परिभाषा होगी। उसके बाद में जो अगला प्रश्न था 7वां प्रश्न, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को परिभाषा लिखनी थी और उसके बाद में पशु आधारित उद्योगों को अपन को उदाहरण देना था। तो पशु आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल पशुओं से संबंधित होता है। जैसे कपड़ा उद्योग है उसमें भेड़ की ऊन को प्रयोग में लिया जाता है कई जगह। ठीक है, चमड़ा उद्योग है उसमें पशुओं की खाल को प्रयोग में किया जाता है। तो जो कच्चा माल है वो पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। जैसे खाद है, पशु द्वारा खाद है, उसको रासायनिक में बदलना या उसको जैविक खाद में बदलना, इस तरीके से पशु आधारित जो कच्चा माल प्रयोग करके जिन उद्योगों में काम में लिया जाता है या उत्पादन किया जाता है उन उद्योगों को पशु आधारित उद्योग कहते हैं। और ये उद्योग अगर उदाहरण दें इनमें तो कौन कौन से उद्योग हो जाएंगे, ऊन व चमड़ा उद्योग आप इसमें उदाहरण दे सकते थे। 8वां प्रश्न है, किन्हीं दो परंपरागत उद्योगों के नाम बताइए। परंपरागत उद्योगों में, परंपरागत उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो लंबे समय से जिनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो नए ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये गैर परंपरागत है। परंपरागत में क्या आएगा, परंपरागत में जैसे पेट्रोलियम उद्योग है, परंपरागत कोयला है, परंपरागत में प्राकृतिक गैस है। तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये तीन ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। 9वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है। देखो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना निकलता है। और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम। तो मुख्य जो एस्क है वो क्या कहलाता है, बॉक्साइट कहलाता है। उसके बाद में अधात्विक खनिजों के उदाहरण दीजिए। देखो हमने 3 तरीके से खनिजों का विभक्त किया था, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। तो अधात्विक खनिज की जो अपन ने श्रेणी बनाई थी उस श्रेणी में से आपको कोई भी दे सकते थे। जैसे इमारती में से दे सकते, चूना पत्थर है, संगमरमर है। उसके बाद में रासायनिक में आप नमक का उदाहरण दे सकते थे। इसमें आपको 2 उदाहरण पूछे हैं तो आप इमारती और रासायनिक में से किसी का उदाहरण दे सकते थे। जैसे चूना पत्थर और संगमरमर आप इमारती में से दे सकते थे और रासायनिक में आप कौन सा दे सकते थे, नमक का उदाहरण आप दे सकते थे। उसके बाद में 11वां प्रश्न था। 11वें प्रश्न में परिवहन से संबंधित जो सड़क परिवहन था भारत में
वो आया था। उसमें उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है सड़क परिवहन का, उसका पूछा गया था। तो इन्होंने पूर्व पश्चिम जो गलियारा पूछा था उसके बारे में पूछा था। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसमें पूर्व की तरफ तो है आसाम में सिलचर, आसाम में सिलचर, और पश्चिम की तरफ जो है वो है गुजरात में पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर, ठीक है, ये था। अब इसकी इन्होंने लंबाई नहीं पूछी, लेकिन अपन को क्या करना है, लंबाई लिखनी है। इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 3640 किलोमीटर। ये लंबाई अपन को जरूर उसमें लिखनी थी। दोनों क्षेत्र के दोनों छोरों को पूछा है, अर्थात इन्होंने दो शहरों को जोड़ता है। तो शहरों को आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्व में यह है, पश्चिम में यह है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3640 किलोमीटर। उसके बाद में इन्होंने जो 12वां प्रश्न है उसमें पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। देखो, सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया था। इसकी भूमिका थोड़ी बता देता हूं मैं। योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन करने के बाद क्या हुआ, योजना आयोग में जो सदस्य होते थे वो क्या होते थे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे। अर्थात किस राज्य, प्रत्येक राज्य की क्या है, अलग अलग समस्याएं हैं, प्रत्येक राज्य का अलग अलग तरीके से विकास किया जाएगा। इसलिए क्या किया, जो योजना आयोग था वो क्या था, छोटा क्षेत्र था, अर्थात पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको बारे में पूछा गया है, उसका गठन किया गया। इन्होंने तारीख पूछी है कि गठन किस वर्ष किया गया। तो गठन हुआ था 1952, और अगर आप तारीख देखें तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और उसके बाद में जो 13वां प्रश्न था, वो प्रश्न थोड़ा सा निबंधात्मक या बड़ा प्रश्न, जैसे उसमें लिखने में अपन को थोड़ा सा बड़ा लिखना है, क्योंकि सीधा उत्तर वाला प्रश्न नहीं था। इसमें इन्होंने पूछा था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में आप क्या समझते हैं। राजस्थान के जो चैप्टर है पीछे वाले, उसमें से ये प्रश्न दिया गया था। तो इसका देखो कारण क्या था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्यों चलाई गई। तो जल की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई गई। उसके बाद में इसमें लिख सकते हैं, इसके द्वारा पेयजल संकट, घरेलू जो उपयोग है उसको दूर करना। पेयजल संकट और घरेलू उपयोग, ये दो मुख्य बातें थी जो जल स्वावलंबन में अपन लिख सकते थे। उसके बाद में इसका एक आंकड़ा अपन को देना था, कोई भी आंकड़ा अपन दे सकते थे कि इतना निर्माण हो चुका है। जैसे एक आंकड़ा अपन दे देते हैं कि जुलाई 2016 के 3529 गांव में 91,043 जल संरक्षण या जल के बारे में जो निर्मित अवस्थाएं हैं वो 91,043 है। ध्यान रखना, जुलाई 2016 तक ये अपन को उदाहरण देना था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना उद्देश्य सबसे पहले राजस्थान में जल की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान जल की दृष्टि से क्या है, बहुत पिछड़ा है, इसलिए आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू उपयोग बनाना, पेयजल संकट को दूर करना, ये 3 कारण थे इस अभियान को शुरू करने के लिए। और इस अभियान में जुलाई 2016 तक जो आपकी किताब में आंकड़ा दिया गया है उसको आप दे सकते थे। 3529 गांव में क्या हो गया, 91,043 क्या कर दिए गए, निर्माण जल संग्रहण संबंधी कर दिए गए थे। ये अपन के जो 13 नंबर थे वो 13 नंबर मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अपन जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उसमें सबसे पहले अपन ने जो परीक्षा तैयारी के वीडियो किए थे उनमें लगभग ये प्रश्न थे। अगर किसी ने देखा है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो 14वां प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले गौड़ जनजाति, 14वां प्रश्न इन्होंने पूछा है गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो इसमें गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र कोई विशेष तरीके से बनावट के बारे में नहीं पूछा इन्होंने पूछा है कौन कौन से राज्यों में और किन किन क्षेत्रों पर जो निवास क्षेत्र हैं वो इनके ज्यादातर हैं। ठीक है, तो इसमें जो राज्य आएंगे गौड़ जनजाति के, उन राज्यों में सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में तेलंगाना, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में उड़ीसा।
ये ऐसे राज्य थे जिनमें गौड़ जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब इनमें कौन कौन सी, क्योंकि गौड़ जनजाति ज्यादातर क्या है, उच्च धरातलीय क्षेत्रों में निवास करती है और उनका जो निवास स्थान है वो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर इनका निवास स्थान ज्यादातर 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर क्षेत्र पूछे तो कौन कौन सी पहाड़ियां आ जाएगी? सतपुड़ा की पहाड़ियां, मेकाल पर्वत के बारे में आ जाएगा, सोनदेवगढ़ आ गया, सोनदेवगढ़ के बाद में बस्तर आ गया। तो ये जो 600 से 900 मीटर सतपुड़ा की पहाड़ियां, मेकाल पर्वत, सोनदेवगढ़ वाला और बस्तर का जो इलाका है मध्य प्रदेश में, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में होता है। ठीक है, तो इसमें अपन को ये 3 बिंदु के आधार पर या 4 बिंदु के आधार पर इस बिंदु को समझाना था। ज्यादातर इनके आवास होते हैं वो कच्चे आवास होते हैं, झोपड़ियां टाइप इनके बसे हुए आवास होते हैं, आदिवासी टाइप की जनजातियां हैं। हालांकि ये लोग क्या होते हैं, शासक प्रजाति के लोग थे। वो अपन को इस प्रश्न में उत्तर नहीं देना था, इसमें केवल निवास क्षेत्र के बारे में अपन को बात करनी थी। अब जो अगला प्रश्न है 2 नंबर में 15वां प्रश्न था, जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप अपन ने पढ़े थे। 14 प्रतिरूप अपन ने, जो अपन का पार्ट 11 था उसमें अपन ने प्रतिरूप पढ़े थे। तो उसमें क्या हुआ था कि अपन ने 2 प्रतिरूप इसमें पूछे। मैंने कहा था कि इन 14 में से कोई प्रतिरूप पूछ सकता है। 2 प्रतिरूप कई बार क्या बड़े प्रश्न के रूप में पूछता है, लेकिन इन्होंने 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा है कि वृत्ताकार और रेखीय प्रतिरूप। देखो वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है, किसी भी जल स्रोत, जैसे तालाब के चारों ओर क्या हो जाती है, बस्ती की बसावट हो जाती है, उसके चारों ओर, अब इसके चारों ओर अपन को बस्ती की स्थलाकृतियों के बारे में बना देना था। ये बस्ती की स्थलाकृतियां बन जाती, तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप का हो जाता। उसके बाद में रेखीय प्रतिरूप के बारे में पूछा जा सकता था, किसी रेल लाइन के, किसी नदी के किनारे या किसी सड़क के किनारे जो दोनों तरफ जो बस्तियों का बसाव होता है वो रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। अब इसमें ये चाहे नाला मान लो या कोई रेल पटरी मान लो, ये दोनों तरफ या ये सड़क मान लो, तो ये रेखीय प्रतिरूप है। और ये कौन सा प्रतिरूप है, वृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में तृतीय व्यवसाय के बारे में अपन बात करेंगे। जो 16वां प्रश्न है वो तृतीय व्यवसाय के बारे में पूछा गया है। देखो तृतीय व्यवसाय को पहला पॉइंट आपको लिखना था, तृतीय व्यवसाय को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना था, तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत ज्यादातर सेवा क्षेत्र में जैसे इंजीनियरिंग सेवा है, डॉक्टर है, वकील हैं, ठीक है, निर्माण है, परिवहन है, यातायात है, संचार है, बीमा है, इस संबंध के बारे में सबसे पहले परिभाषा देना था कि इसमें कार्य है वो किसी भी जो मानसिक तौर पर ज्यादातर काम करने वाला होता है या पढ़ाई लिखाई संबंधी जो काम होता है वो तृतीयक सेवाओं में होता है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और विभिन्न सेवाओं का संचार, बीमा, यातायात, परिवहन के बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद में विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइनों के नाम। अगर आप प्रमुख पाइपलाइनों की बात करते हैं तो सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन बिग इंच का आपको नाम, जो अमेरिका, मेक्सिको या इनके जो तेलीय क्षेत्र है उसमें आता है। ठीक है, और इसमें बिग इंच के अलावा जो अगला पाइपलाइन था उसमें था टेप लाइन जिसकी लंबाई 1600 मीटर आपको लिखनी चाहिए। और एक था OIL, इंडियन ऑयल लिमिटेड, जो भारत की है, इसके बारे में आपको लिखना था। और चौथी जो लाइन है वो है कोमिकॉन के बारे में आपको, कोमिकॉन है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो ये 4 जो विश्व की पाइपलाइनें थे उसमें आपको लिखना था, जिसमें भारत की OIL, इंडियन ऑयल लिमिटेड की जो पाइपलाइन है वो आ जाती, टेप पाइपलाइन 1600 और कोमिकॉन पाइपलाइन है। ये सारी की सारी पाइपलाइन आपको 4 पाइपलाइनों के बारे में थोड़ा वर्णन करना था। विश्व की सबसे लंबी होगी, इसकी लंबाई आपको बताई गई कि टेप लाइन 1600, इंडियन ऑयल वाली पूरी बता देनी चाहिए थी आपको, और कोमिकॉन पाइपलाइन के बारे में भी आपको बताना था। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 लाभ। अब देखो कोई 2 लाभ, नंबर कितने का है, 2 नंबर का है, तो इसमें आपको किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करना था। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ है वो है उत्पादन में वृद्धि। देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जब
भारत में मान लो खपत है, कोई भी विषय वस्तुओं पर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो भारत में उत्पादन करते हैं तो वो एक लिमिटेड उत्पादन है। अब हमें निर्यात करना है, निर्यात करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से निर्यात करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके उत्पादन में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तीसरा, हमारे भारत में जो अतिरेक उत्पादन है उस अतिरेक उत्पादन की क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, या उस अतिरेक उत्पादन का निर्गम हो जाएगा। इस तरह से आपको 2 प्रश्न में 2 पूछे तो आपको 3 लिख सकते थे, लेकिन आपको दोनों का वर्णन करके इसको लिखना चाहिए था। उसके बाद में 18 प्रश्न हो गए। 19वां प्रश्न, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, नियंत्रण के लिए 4 उपाय पूछे। तो सबसे पहला उपाय लिखना चाहिए था, सीवर प्लांट लगाकर। जो शहरी क्षेत्र है उनका जो मल मूत्र है या जो उनका जो गंदा पानी है, निकासी है, वो क्या कर दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो उसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए था, जिससे उसकी क्या होती है, गांव में सिंचाई करने के लिए जो आसपास के क्षेत्र है उसमें सिंचाई की जा सकती है उस पानी से, और उसे खाद का भी निर्माण किया जा सकता है। तो सीवर ट्रीटमेंट पाइपलाइन आप बनाकर जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। दूसरा, जैविक खेती। अपन क्या करते हैं, खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं और रासायनिक खाद वर्षा के दिनों में बहकर क्या होती है, जल स्रोतों में चली जाती है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके। उसके बाद में जो औद्योगिक अपशिष्ट है, जैसे यमुना नदी है दिल्ली के पास, इतनी गंदी है कि उसको देखा नहीं जा सकता, तो जो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो क्या होता है, नदियों में चला जाता है, जिसके कारण इसको क्या, औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में न बहाकर। उसके अलावा मृत पशु है वो अपन नदियों में डालते हैं, या कई नदियां जो धर्म के आधार पर उन नदियों में अपन क्या करते हैं, पुष्प है और है उसमें नाना धोना, उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो इन सब से अपन बचकर जल प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगला है, भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। भारत में साक्षरता अर्थात भारत में साक्षरता कम क्यों है, उसके 4 कारण आपको लिखने हैं। पहला आप कारण लिख सकते हो, अर्थव्यवस्था की स्थिति। अर्थव्यवस्था की स्थिति, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर जो क्या होते हैं, साक्षरता संबंधी जो संसाधन है उनकी कमी है, अर्थात जो शिक्षा के जो क्या होते हैं संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं वो कम है। उसके अलावा आप देख सकते हो नगरीकरण का स्तर है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में जीवन स्तर लोगों का है वो बहुत कम है। समाज में स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत पिछड़ी हुई है। शिक्षा सुविधाएं कम होना, यातायात सुविधाएं कम होना, इस तरीके से आप कई उदाहरण दे सकते हो जो भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उसके बाद में संसाधन संरक्षण पर एक लघु टिप्पणी दीजिए। संसाधन संरक्षण में लघु टिप्पणी आप इस तरीके से दे सकते हो कि जो परंपरागत संसाधन है उन परंपरागत संसाधनों का कम उपयोग करना, क्योंकि निकट भविष्य में वो संसाधन क्या है, खत्म हो रहे हैं। तो परंपरागत संसाधनों का कम करना, गैर परंपरागत संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा क्या करना, खोज करना, आविष्कार करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपयोग में करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके उपयोग के बारे में समझाना, ठीक है। और एक लिमिट से ज्यादा जल संसाधनों को क्या करना, उपयोग में नहीं लेना, जितनी जरूरत है उन्हीं संसाधनों को प्रयोग में लेना। उसके अलावा संसाधनों के विकल्प ढूंढना, अर्थात संसाधनों के कम संसाधन खपत में ज्यादा उत्पादन या ज्यादा प्रयोग में लाने वाले संसाधनों के बारे में सोचना चाहिए। तो जल संसाधन, ये संसाधन संरक्षण है, उसके बारे में अपन एक टिप्पणी लिख सकते थे। उसके बाद में देखो मैप अपन देखते हैं। मैप में जो विश्व का मानचित्र था वो थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। ये स्टूडेंट का कहना है, बाकी हार्ड कुछ नहीं होता, किताब में सब कुछ दिया हुआ होता है। विश्व का में सबसे पहले दिया इन्होंने बफेलो। ये बफेलो न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका है, उसके पास का क्षेत्र है। इसमें आप जैसे बफेलो का ये चित्र आप दिखा सकते थे, इसमें ये ऐसे है, यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, ये बफेलो यहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आप ये बफेलो जो क्षेत्र है, इसमें मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये मैप है विश्व का मैप, इसमें ये यहाँ है बफेलो, ये बफेलो यहाँ पे ये बफेलो है। उसके बाद में इसमें इन्होंने पूछा है सेंटोस। सेंटोस देखो ब्राजील,
आपको सबसे पहले ब्राजील में जाना है। ब्राजील में ये सेंटोस की जगह है, ये सेंटोस, ये जो क्षेत्र है वो सेंटोस है। उसके बाद में सार देखो, ये जर्मनी, जर्मनी में इस तरफ फ्रांस की तरफ ये है सार, ठीक है। ये हो गया कौन सा, बफेलो, ये कौन सा हो गया सेंटोस, ये है सार। और उसके बाद में जो लास्ट ओसाका है वो जापान का कौन सा है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये भी अपना जापान हो गया, ये देखो ये जापान हो गया, ये देखो कोबे ओसाका, ये जापान हो गया, इसमें ये कोबे ओसाका, ठीक है। तो ये जापान में कोबे ओसाका हो गया। ये चारों विश्व के मैप हो गए। उसके बाद में भारत के मैप में हम देखते हैं, भारत के मैप में देखो, भारत के मैप में सबसे पहले राजकोट पूछा गया है। तो ये गुजरात है, गुजरात में जो ये इलाका है, जिस इलाके से क्या होता है, जो समुद्री तटवर्ती जो इलाका है उसमें ये राजकोट, ये राजकोट है, ये क्षेत्र है, देखो यहाँ से इतनी दूरी पर ये राजकोट है, ठीक है। तो गुजरात में राजकोट हो गया। उसके बाद में वर्धा, वर्धा है महाराष्ट्र में। तो वर्धा जो कांग्रेस सम्मेलन के बारे में अपन ज्यादातर पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन है, उसमें वर्धा है। तो वर्धा ये महाराष्ट्र में, देखो ये रहा वर्धा, इस क्षेत्र में ये वर्धा, महाराष्ट्र का ये इलाका है वो वर्धा है। उसके बाद में हुगली, हुगली सब आप जानते हो, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के नीचे जस्ट हुगली है, ये हुगली हो गया, कोलकाता के जस्ट नीचे का हुगली हो गया। और उसके बाद में कौन सा है, मदुरै, मदुरै आपका तमिलनाडु में है, देखो मदुरै ये रहा तमिलनाडु में, ये क्षेत्र है वो मदुरै। तो ये राजस्थान का जो मैप था, ये भारत का जो मैप था उसमें पूछा गया था। उसके बाद में जो राज्य स्तर का मैप था, ये राजस्थान का जो मैप था उसमें जिला पूछा गया है। तो अपन को उस जिले को रेखांकित करना चाहिए था। पहला सबसे पहले बीकानेर पूछा है, बीकानेर ये रहा, ये पूरा का पूरा कौन सा है, बीकानेर है, इसको अपन को रेखांकित करना चाहिए था। अपना नागौर पूछा था, इस नागौर को पूरा रेखांकित करना चाहिए था। उसके बाद में आप अपन को पूछा है बांसवाड़ा, तो ये अपना डूंगरपुर हो गया, सबसे दक्षिण में ये जो जिला है वो बांसवाड़ा हो गया। और एक पूछा है अपन को करौली, तो करौली अपना ये हो गया, ये करौली, ये करौली है, ये भी करौली का भाग है, ये सारा का सारा करौली है। तो ये अपन का जो 2-2 नंबर का 6 नंबर का जो मैप है वो मैप अपन ने पूरा कर दिया है। उसके बाद में जो 3 नंबर के प्रश्न है, उन 3 नंबर के जो 3 प्रश्न आते हैं, उन 3 प्रश्नों में अपन को 3 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें पशुचारण की समालोचना करनी है, मतलब पशुचारण के बारे में आपको बताना है। उसके बारे में पशुचारण है वो कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले जो पशुचारण होता था वो इन जनजातियों द्वारा किया जाता था, इन क्षेत्रों में पशुचारण होता था। ऋतु प्रवास के बारे में इसमें बताना चाहिए था। उसके बाद में पशुचारण का आधुनिक रूप जो वाणिज्यिक पशुचारण है वो आया, वो इसके बारे में आपको वाणिज्यिक पशुचारण किस प्रकार किया जाता था इसका आपको विस्तृत वर्णन करना था। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हैं, वो आपको करना चाहिए था, जैसे परिवार कल्याण को बढ़ावा देकर, शिक्षा की व्यवस्था करके, स्त्रियों में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके, ठीक है, बड़े परिवार के जो हानियाँ हैं उनके बारे में बताकर, भारत की जनसंख्या से होने वाले, जनसंख्या बढ़ने से होने वाले संकटों के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट इसका वर्णन 6 पॉइंटों में आपको इसका वर्णन करना था। फिर है नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में पूछा गया था, तो आपको सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में लिखना है, जिसमें राजस्थान के 6 जिले थे उनके नाम लिखने चाहिए थे। फिर संपूर्ण भारत में शुरुआत में 200 जिलों में शुरू किया गया, उसके बाद में संपूर्ण भारत में शुरू किया गया। फिर आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया, शुरुआत में 100 दिन का रोजगार था, फिर रोजगार को बढ़ाया गया, शुरुआत में जो पेमेंट था उस पेमेंट को बढ़ाया गया, इसके बारे में आपको वर्णन करना था। उसके बाद में जो 4 नंबर वाले लास्ट वाले प्रश्न हैं वो आते हैं 3 प्रश्न। उसमें विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व खनन है, उद्योग है, पशुपालन है, कृषि है, रोजगार है, ये सारे के सारे आर्थिक घनत्व थे जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, तो इसके बारे में आपको वर्णन करना था। उसके बाद में जैविक कृषि और रासायनिक कृषि वाला प्रश्न पिछली बार, उससे पिछली बार भी हर बार ये प्रश्न आता है, तो जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में दोनों में अंतर करना चाहिए था। आपको 8 अंतर करवाए गए थे, 12 अंतर करवाए गए थे, लेकिन उसमें से आपको कितने लिखने थे, केवल 8 अंतर लिखने थे। और जो लास्ट प्रश्न है उसमें राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक करना चाहिए था, या आप कर सकते थे मीणा जनजाति का जो सामाजिक विश्लेषणात्मक वो कर सकते थे। लेकिन जैविक कृषि के साथ मैंने आपको चावल और गेहूं में से एक बताया था, गन्ना, कपास और चाय में से एक बताया था।
तो इसमें गेहूं के उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो आ गई। चावल गेहूं में से हर बार एग्जाम में एक आता है, चाय, कॉफी और जूट, कपास, इन चार में से आपको कोई एक मिलता है। तो ये हर बार एग्जाम का पैटर्न है। तो इस बार गेहूं के बारे में दिया गया था, जिसमें भौगोलिक दशाओं के बारे में सबसे पहले तापमान के बारे में, फिर वर्षा के बारे में, इस तरीके से अलग अलग जो उनकी कृषि है, उसके बाद में मृदा कौन सी है, उत्पादक जो राज्य हैं उनके बारे में बताना है, उत्पादक जो देश है उनके बारे में बताना चाहिए था। इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम है अपन को इस पेपर में करना चाहिए था। पेपर तथ्यात्मक रूप से देखें तो एक न ज़्यादा सरल था न हार्ड था, बीच की समानता का पेपर आया था। ठीक है, स्टूडेंट ने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मेहनत की थी इस पेपर के बारे में, तो पेपर काफ़ी अच्छा गया है। सबको अच्छे नंबरों की कामना। जय हिंद, जय भारत।